बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की इस श्रृंखला में आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो बक्सर और प्लासी की तुलना पे आधारित है। आपको ये ध्यान रखना है कि बीपीएससी की जो आगामी मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाने वाले हैं और इन शॉर्ट क्वेश्चंस के क्रम में बीपीएससी आपसे प्लासी और बक्सर के मध्य की एक तुलना को भी पूछ सकता है। तो यदि इस प्रकार का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसे किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो इसमें आप सबसे पहले प्लासी के युद्ध की एक परिचय देंगे और फिर उसके बाद आप इसमें बक्सर के युद्ध का भी एक परिचय देंगे। आप इसमें इस बात को बता सकते हैं कि किस प्रकार से 1757 में जो प्लासी का युद्ध बंगाल के क्षेत्र में देखा गया और इसके माध्यम से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए एक युद्ध में उसने किस प्रकार से बंगाल के क्षेत्र में एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य यानी शासन की शुरुआत को किया। हालांकि मात्र प्लासी की विजय से ही अंग्रेज बंगाल के क्षेत्र में अपने आप को महत्वपूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर सकते थे। यदि प्लासी के पश्चात ही उन्हें किसी अन्य युद्ध में हार का सामना करना पड़ता तो प्लासी की लड़ाई मात्र एक कहानी ही बनकर रह जाती। लेकिन जब अक्टूबर 1764 में बक्सर के मैदान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा करते हुए बंगाल के नवाब के साथ ही अवध के नवाब शुजाउद्दौला और साथ ही साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी जब इसके माध्यम से हराया गया तो जो प्लासी से प्राप्त जो लाभ थे वह बक्सर की लड़ाई के माध्यम से पूरे हो गए। यानी हमें जब प्लासी और बक्सर के बीच की तुलना को करना है तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स याद रखनी है और इन महत्वपूर्ण हेडिंग्स के माध्यम से हम काफ़ी आसानी से इनके मध्य की तुलना को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो हमें प्लासी और बक्सर के मध्य एक तुलना करनी है और फिर उसके बाद तुलना को बताते हुए आप इस बात को बताएंगे कि किस प्रकार से विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर प्लासी के महत्व को समझा जा सकता है और किस प्रकार से बक्सर के बारे में कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने जो प्लासी के युद्ध से प्राप्त हुए जो लाभ थे उनको पूरा किया। यानी अगर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मुख्य रूप से अपनी विजय को प्राप्त नहीं किया होता तो शायद प्लासी महज एक कहानी बनकर रह जाती। यानी अब आप प्लासी और बक्सर की जब तुलना करेंगे तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि हम बक्सर और प्लासी की तुलना जब करने जा रहे हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स आपको ध्यान रखनी है। आपको यह बात भी बतानी बेहद आवश्यक है कि जो प्लासी और बक्सर का काल है यानी 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी का जो काल है उसमें ब्रिटिश एक महत्वपूर्ण विचारधारा से खुद को अभिप्रेरित कर रहे थे और ये जो महत्वपूर्ण विचारधारा थी यह कैसी विचारधारा थी? तो वह एक तरीके की वणिकवाद की विचारधारा थी। यह जो वणिकवाद की विचारधारा थी जिसे मर्केंटिलिज्म कहा जाता है उसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि वह व्यापारिक एकाधिकार को इस प्रकार से स्थापित करे कि वह भारत में मुख्य रूप से सोने और चांदी को ब्रिटेन से ना लाए या फिर अगर संभव हो सके तो भारत के ही राजस्व का प्रयोग करके भारत में ही वह वस्तुओं और सामानों को खरीदे और इस प्रकार से लाभ उठाए। लेकिन कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि भारत के बने उत्पादों की जो मांग थी वह यूरोप के बाज़ारों में काफ़ी लंबे समय से देखी जा रही थी। इसके विपरीत जो यूरोप के वस्तुओं की जो मांग थी वह भारत के बाज़ारों में काफ़ी लंबे समय तक नहीं थी। यानी यह जो व्यापार था वह भारत के पक्ष में जुड़ा हुआ था और यही कारण है कि कंपनी लंबे समय से ये सोच रही थी कि हम किस प्रकार से इस एक तरफा व्यापार को ब्रिटिशों के पक्ष में करें और यहीं पर प्लासी और बक्सर की जो आप महत्ता है उसको देख सकते हैं। इस प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने में प्लासी सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में सामने आया जब 1757 में वस्तुतः क्लाइव के द्वारा षड्यंत्रों के माध्यम से ही कंपनी के द्वारा क्या किया गया तो बंगाल के नवाब को पराजित किया गया और प्लासी से प्राप्त हुए लाभों को आगे परिपुष्ट कर दिया गया बक्सर के तहत।
तो इसके तहत आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम अंग्रेजी साम्राज्यवाद की स्थापना की बात करते हैं तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद की स्थापना की दृष्टि से दोनों ही युद्ध काफ़ी निर्णायक हैं और यही कारण है कि इन दोनों निर्णायक युद्धों की हम तुलना कर सकते हैं। यह तुलना की जा सकती है उद्देश्य के आधार पर, यह तुलना की जा सकती है सैन्य दृष्टिकोण के आधार पर, इसके अलावा यह तुलना की जा सकती है राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर, आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर और साथ ही साथ इसमें हम महत्वपूर्ण रूप से इसके बाद हुई घटनाओं के आधार पर भी इसकी तुलना को कर सकते हैं और फिर उसके बाद एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। अब यदि एक एक हेड को हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हेड के तहत आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो यदि हम इसकी तुलना प्लासी में करें तो प्लासी क्षेत्र और उद्देश्य दोनों ही दृष्टिकोण से एक सीमित युद्ध के रूप में नजर आता है। क्यों? क्योंकि प्लासी के तहत कंपनी का एकमात्र उद्देश्य ये देखा गया कि वह एक कठपुतली के रूप में बंगाल के नवाब को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। सिराजुद्दौला के द्वारा कंपनी के खिलाफ जिस प्रकार की कार्यवाही की गई थी, कासिम बाजार और कलकत्ता पर अधिकार किया गया था, वह कंपनी के पक्ष में नहीं था। यही कारण है कि कंपनी ने षड्यंत्र के माध्यम से सिराजुद्दौला को ही गद्दी से हटा दिया। यही कारण है कि इसका उद्देश्य एक कठपुतली नवाब की स्थापना करने के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन 1757 से आगे बढ़ते हुए जब 1764 में बक्सर का युद्ध देखा गया तो इसका उद्देश्य प्लासी से ज़्यादा व्यापक था। जैसे कि इसमें किसी भी प्रकार के शक्तिशाली नवाब की समस्त संभावना को समाप्त किया गया। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला के बाद जब मीर जाफर शासक बना तो मीर जाफर जब कंपनी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सका तो 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को शासक बनाया गया। अभी जो मीर कासिम शासक था वह अली वर्दी खां के पश्चात ही माना जाता है कि सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्तियों में से एक था। यही कारण है कि अब कंपनी के समक्ष एक बड़ी चुनौती ये बन गई थी कि किस प्रकार से मीर कासिम का सामना किया जाए। यही कारण है कि जब बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम को हराया गया तो इसमें अब उद्देश्य कंपनी का क्या है कि अब किसी भी प्रकार से वे बंगाल में एक शक्तिशाली नवाब की समस्त संभावना को समाप्त करना चाहती है। यही कारण है कि मीर कासिम के पश्चात पुनः हम मीर जाफर को गद्दी पर बैठा हुआ देखते हैं और मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को शासन दिया गया और नजमुद्दौला से वस्तुतः सारी शक्तियां लेकर अंग्रेजों ने अपने हाथ में सीमित कर ली। यानी उद्देश्य के दृष्टिकोण से जो बक्सर का युद्ध है वह प्लासी की तुलना में ज़्यादा व्यापक है। इसी प्रकार से आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि सैन्य दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो प्लासी की लड़ाई एक महज झड़प के रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि यह जो युद्ध लड़ा गया था वह पृष्ठभूमि में देखा गया जहां पे क्लाइव ने सिराजुद्दौला के असंतुष्ट व्यक्तियों को अपनी तरफ मिलाकर पहले ही युद्ध का पक्ष अपनी तरफ मोड़ लिया था। यही कारण है कि इसे युद्ध न मानकर महज एक झड़प माना जाता है और इसे षड्यंत्र का परिणाम माना जाता है। हालांकि यदि सैन्य दृष्टिकोण से बक्सर को देखें तो वह सैनिक दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसने इस बात को सामने ला दिया कि किस प्रकार से एक आधुनिक छोटी किंतु सुसंगठित सेना एक विशाल विखंडित सेना को पराजित कर सकती है। यह एक प्रकार से भारतीय सेनाओं पर यूरोपीय अनुशासन के विजय का भी दृष्टिगोचर था। इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि इससे पहले भी कर्नाटक के युद्ध में जो सेंट थॉमे की लड़ाई देखी गई, उस सेंट थॉमे के युद्ध में भी बड़ी मात्रा में देखा गया था कि किस प्रकार से एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने एक विशाल सेना को पराजित किया था। तो इसी के बाद से लगातार यूरोपीय श्रेष्ठता भारत में देखी गई और बक्सर का युद्ध भी इसका एक प्रमाण था। यदि तुलना के बिंदु पे हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से प्लासी और बक्सर को यदि हम तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि प्लासी के माध्यम से बंगाल के क्षेत्र पर जो नियंत्रण की शुरुआत हुई वह बक्सर के युद्ध तक आते आते लगभग पूर्णता की ओर बढ़ी।
यानी कहा जाता है कि प्लासी बंगाल पर नियंत्रण की एक शुरुआत था और बक्सर इसमें बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण के एक द्योतक को दर्शाता है। इसके बाद से अब कंपनी सर्वोच्च हो गई और इसके तहत अब इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और आगे चलकर उसने दिल्ली तक दस्तक को किया। अब यदि मैं इसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखूं तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश उस मानसिकता को पूरा कर रहा था जिसे हम वणिकवाद कहते हैं। इसके तहत अब कीमती धातुओं के आयात से कंपनी को मुक्ति मिल गई। बंगाल की विपुल संपदा यानी असीमित धन संपदा तक अब कंपनी की पहुंच हो गई और इसको आगे परिपूर्ण किया है बक्सर के युद्ध के तहत, जिसमें जब क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद संधि के माध्यम से 12 अगस्त 1765 के फरमान के तहत जब मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को कंपनी ने प्राप्त कर लिया तो एक प्रकार से इस तरीके की व्यवस्था को की गई जिसमें बंगाल का नवाब महज एक कठपुतली था और उस कठपुतली के पीछे कंपनी अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर रही थी। इसके माध्यम से द्वैध शासन का जो एक पूरा आप कह सकते हैं ढोंग रचा गया, उसके माध्यम से कंपनी ने बंगाल का शोषण किया जिसे बंगाल की लूट के नाम से जाना जाता है। इसे हम बंगाल की लूट के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ इसे धन के निर्गमन के रूप में भी कहा जाता है, जिसको बाद में दादाभाई नौरोजी आदि के द्वारा व्याख्यायित किया गया। इसमें यह देखा गया कि बंगाल से मिलने वाले भू राजस्व का प्रयोग कर रही है कंपनी अपने ही माल को खरीदने के लिए और इसे लूट ना कह के एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट कहा गया। यह एक ऐसे संगठित रूप से धन के निर्गमन का उदाहरण था जिसने बंगाल को लगातार गरीब बना दिया और इसका सबसे बड़ा परिणाम कब देखा गया? तो सबसे बड़ा परिणाम तब देखा गया जब 1770 में एक व्यापक अकाल पड़ा और बंगाल की लगभग 1/3 जनसंख्या इसमें समाप्त हो गई। यानी व्यापक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बक्सर का युद्ध हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आता है। इस आधार पर यदि निष्कर्ष को दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि प्लासी और बक्सर की तुलना करने पर दोनों युद्धों का महत्व है, किंतु तुलनात्मक रूप से जो बक्सर का युद्ध है वो ज़्यादा निर्णायक माना जाता है। इस प्रकार से आप अपने उत्तर के निष्कर्ष को लिखकर अपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं।